कभी सोचा है कि वो सोने की अंगूठी या हार, उसकी कहानी सिर्फ उसकी चमक तक ही सीमित नहीं है। आज हम सोने के पीछे की उस छुपी हुई दुनिया को समझेंगे जो हमारे गहनों के बक्से से शुरू होकर दुनिया की अर्थव्यवस्था के दिल तक जाती है। त्योहारों का मौसम आता है और हम सब सोना खरीदने निकल पड़ते हैं, है ना? पर जब हम ये कीमती धातु खरीदते हैं तो असल में हम क्या खरीद रहे होते हैं? जो कीमत हम देते हैं ना, वो तो कहानी की बस शुरुआत है। असली कीमत तो छिपी है उसकी शुद्धता में, उसकी मजबूती में और दुनिया भर की तिजोरियों में उसकी अहमियत में। अच्छा, तो किसी भी ज्वेलर की दुकान पर कदम रखते ही सबसे पहला सवाल सामने आता है, 22 कैरेट लें या 24 कैरेट? ये सिर्फ 2 नंबर नहीं है, इनके पीछे पूरा हिसाब किताब है, कीमत का भी और मजबूती का भी। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये कैरेट होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये सोने का रिपोर्ट कार्ड है। एक स्केल है 0 से 24 तक का, और 24 कैरेट मतलब A+, टॉप स्कोर। इससे ज्यादा शुद्ध सोना मतलब होता ही नहीं है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 24 कैरेट यानी 99.9% प्योर गोल्ड, मतलब एकदम खरा सोना। और दूसरी तरफ है 22 कैरेट जिसमें 91.7% सोना है। जो बाकी का करीब करीब 8% है ना, वो दूसरी धातुएं हैं। और आपको लगेगा कि ये छोटा सा फर्क है, लेकिन यकीन मानिए यही छोटा सा फर्क जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो सवाल उठता है कि सोने में मिलावट क्यों करनी है? मतलब शुद्ध सोना तो सबसे अच्छा होना चाहिए ना, है ना? पर मजे की बात यह है कि गहनों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। 24 कैरेट सोना जो बिल्कुल प्योर होता है, वो असल में बहुत नर्म होता है। इतना नर्म कि अगर रोज पहना जाए तो वो मुड़ जाएगा, उस पर निशान पड़ जाएंगे। तो उसे टिकाऊ बनाने के लिए, उसे थोड़ी ताकत देने के लिए ज्वेलर्स उसमें थोड़ी सी दूसरी धातुएं मिलाते हैं, जैसे तांबा या चांदी। और बस इसी से बनता है 22 कैरेट सोना, जो खूबसूरत भी है और मजबूत भी। तो सीधी सी बात यह है, चुनाव जरूरत का है। अगर रोज पहनने के लिए टिकाऊ गहने चाहिए तो 22 कैरेट सही है, और अगर मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, सोने के सिक्के या बिस्किट में पैसा लगाना है, तो फिर 24 कैरेट से बेहतर कुछ नहीं। एक है पहनने के लिए, दूसरा है रखने के लिए। सिंपल। चलिए, कैरेट का किस्सा तो समय आ गया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसे पर। आखिर सोने का दाम, वो प्राइस टैग तय कैसे होता है? और यकीन मानिए ये उतना सीधा साधा मामला नहीं है जितना लगता है। अक्सर हम टीवी पर या अखबार में सोने का एक रेट देखते हैं, है ना? पर वो रेट नहीं है जिस पर सोना मिलता है। ज्वेलर जिस रेट पर सोना बेचता है उसे कहते हैं स्पॉट रेट या हाजिर भाव। और मजेदार बात यह है कि ये रेट पूरे देश में एक नहीं होता। दिल्ली का रेट मुंबई से थोड़ा अलग हो सकता है और कोलकाता का चेन्नई से। तो ये अलग अलग शहरों का रेट आता कहाँ से है? देखिए, इसकी एक पूरी चेन है। सबसे पहले हर शहर का अपना सर्राफा एसोसिएशन होता है। वो लोग दिन का ओपनिंग रेट तय करते हैं। ये रेट वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX को देखकर तय करते हैं। MCX एक तरह से नेशनल बेंचमार्क है, पर MCX भी अपनी मर्जी से रेट तय नहीं करता। उस पर असर पड़ता है ग्लोबल मार्केट का। मतलब बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, हमारी गली के ज्वेलर का रेट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब भारत से निकलकर जरा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं, क्योंकि सोने की कीमत का असली खेल वहीं खेला जाता है। और इस खेल के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी है लंदन। जी हाँ, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में LBMA कहते हैं। आप इसे सोने की दुनिया का हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। यहीं से वो बेंचमार्क प्राइस सेट होता है जो पूरी दुनिया के लिए एक इशारा होता है। लेकिन ये कीमत ये लंदन में तय तो होती है, पर होती किस करेंसी में है? पाउंड्स में नहीं, ये तय होती है दुनिया की एक और सुपर पावर करेंसी में, अमेरिकी डॉलर। और बस यही है हमारा दूसरा बड़ा खिलाड़ी जो पूरे खेल को कंट्रोल करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता है, इसे समझना जरूरी है। सोने और अमेरिकी डॉलर की आप समझ लीजिए बनती नहीं है। इनका रिश्ता बिल्कुल उल्टा है। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी दुनिया की इकोनॉमी में कोई टेंशन होती है, निवेशक डॉलर जैसी करेंसी से पैसा निकालकर सोने में लगा देते हैं। सोने को एक सेफ हेवन, मतलब एक सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। तो जब डॉलर कमजोर होता है, सोने की डिमांड और कीमत बढ़ जाती है, और जब डॉलर मजबूत होता है, सोने की कीमत नीचे आ जाती है। ये एक सीसॉ की तरह है। और यही ग्लोबल कनेक्शन सोने को सिर्फ एक गहना या पर्सनल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है।
ये इसे एक देश का खजाना बनाता है, किसी भी मुल्क की आर्थिक सुरक्षा की नींव। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 880 टन, 880.02 टन। सोच सकते हैं कितना सोना होगा ये? इतना सोना हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व में रखा है। ये हमारे देश की आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। पर सवाल ये है कि आरबीआई हो या दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक, ये लोग इतना सोना जमा क्यों करते हैं? क्योंकि सोना एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। जब भी इकोनॉमी में कोई तूफान आता है तो सोना ही सबसे महफूज ठिकाना होता है। ये महंगाई के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। करेंसी के उतार चढ़ाव के आगे एक मजबूत दीवार बनके खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्या ये सारा का सारा 880 टन सोना भारत में रखा है? नहीं, इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 348 टन, देश के बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी जगहों पर सुरक्षित रखा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भरोसे पर चलता है। तो देखिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? एक छोटी सी दुकान में 22 और 24 कैरेट के फैसले से, और कहाँ तक पहुंच गई? देश के खजाने तक, जो दुनिया भर में फैला है। सोने की कहानी वाकई एक ग्लोबल कहानी है। मतलब हाथ में पहना एक छोटा सा गहना भी हमें दुनिया के इस बड़े आर्थिक जाल से जोड़ता है। तो अगली बार जब सोने का कोई सिक्का या गहना हाथ में हो, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक कीमती धातु का टुकड़ा नहीं है। वो ग्लोबल ट्रेड का, नेशनल सिक्योरिटी का और सदियों पुरानी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। और अब ये सब जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये जानकारी किसी के भी अगले फैसले को कैसे बदल सकती है।